बीते कुछ दिनों में 4 से 5 दिन पहले नेपाल में एक काफ़ी उपद्रव मचा है। वहाँ के कुछ प्रदर्शनकारी देखने में आ रहा है कि वहाँ पे होटल, ट्रक, बस, गाड़ी या जो भी कुछ मिल रहा है उनको रोक डालते हैं और फूँक डालते हैं। आखिर क्या कुछ हो रहा है इस नेपाल में? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? नेपाल की सरकार ने कुछ दिनों पहले 26 ऐप जैसे ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक को बैन करने का अचानक फैसला लेती है और बैन भी कर देती है। अब बैन करने के बाद वहाँ के लोग रोड पर उतर आते हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू करना कर देते हैं। अब वो विरोध प्रदर्शन करते हुए संसद भवन के तरफ कूच करते हैं और भीड़ इतनी कि जो भी देखता उस भीड़ को उसका दिल दहल उठता है। संसद भवन की तरफ जैसे ही भीड़ कूच करती है, उधर ऊपर से आदेश आता है कि इनको ऊपर गोलियां चलाई जाए और पुलिस वाले गोली चलाते हैं और गोली चलाने के बाद वहां पे मौके पर ही 19 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 1000 लोग घायल हो जाते हैं। आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है और क्या है, हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं दया शंकर बिंद। ये जो मैं सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ ये नेपाल की है। नेपाल में अचानक सरकार 26 मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करती है। 26 मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे कि जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव लोग रहते हैं, उसी चीज़ को अचानक नेपाल की सरकार ने एक फैसला लेता है कि इनको बैन किया जाए और बैन भी कर देती है। बैन करने के बाद वहाँ की जनता सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करती है, रोड पर उतर आती है और रोड पर उतरने के बाद काफ़ी जनसंख्या में धरने प्रदर्शन होते हैं। वो सीधे संसद भवन की तरफ कूच करते हैं। जैसे ही संसद भवन की तरफ भीड़ जाती है, उधर से आदेश आता है कि इस भीड़ के ऊपर गोलियां चलाई जाए और आदेश का पालन करते हुए पुलिसकर्मी भीड़ पे गोली चलाते हैं। गोली चलाने के बाद वहां पर मौके पर ही 19 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 1000 से 1100 लोग घायल हो जाते हैं। अब होता यह है कि अब जो नेपाल के फिलहाल मौजूदा उस समय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके तमाम नेता नेपाल देश छोड़कर भागने पे मजबूर हो जाते हैं और जो भी वहाँ के मंत्री, नेता या जो भी पॉलिटिशियन थे, उनके घरों को एक एक प्रॉपर्टी को ढूंढ कर वहाँ की जनता उसमें आग लगा देती है। वहाँ का इतना भयावह मंजर था कि नेपाल में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, तो हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में इसके पीछे किसका हाथ है। नेपाल में जो भी कुछ परिवर्तन हुआ, इसके सूत्रधार और इसके मुख्य रूप से इनका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है और वह व्यक्ति नेपाल के ही रहने वाले 24 वर्षीय राजकुमार हितेंद्र शाह, जो अमेरिका में रहते हैं। नेपाल में घटी एक करीब करीब 10 से 12 महीने पहले एक घटी घटना ने उनको प्रेरित किया, उनको अपनी ओर आकर्षित किया और वो अचानक अमेरिका से नेपाल आते हैं और नेपाल आने के बाद सबसे पहले वो अपने इष्ट देव शिव जी की एक वहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिमा है, बहुत बड़ा मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पे उनका दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वो सीधे अपने वहाँ के राजा अपने पिताजी से मिलते हैं। और पिताजी से मिलने के बाद वो पूछते हैं कि आखिर का ये सब क्या चल रहा है। ये जो घटना मैं बता रहा हूँ ये 10 महीने पहले की घटना है। क्या चल रहा है? उनके पिताजी का कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप रहते हैं। और जो घटना घटित होती है वो घटना यह थी कि नेपाली कम्युनिस्ट सरकार के कुछ नेता, कुछ मंत्री जो पुलिस के संरक्षण में गौ माता की हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद उसको सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे बहुत भारी मात्रा में चलचित्र किया जाता है, चलाया जाता है, जिससे वहाँ के लोगों में एक आक्रोश पैदा हो जाता है और यह सूचना सीधे राजकुमार हितेंद्र शाह के पास जाती है और वो फौरन वहाँ से अमेरिका से घर आते हैं। अब इधर हितेंद्र कुमार नेपाल आते हैं अपने पिताजी से बात करने हैं और ये फैसला लेते हैं कि इंडिया के जो भी राजदूत हैं उनसे बात करेंगे, उनसे क्या उन्होंने इस पूरे प्रकरण में कुछ एक्शन लिया कि नहीं, उनकी क्या राय है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पे इंडिया के
राजदूत के पास जाते हैं, वहाँ उनको नेपाली कम्युनिस्ट सरकार के कुछ लोग उनको मिलने नहीं देते हैं और वो वहाँ से उनको भगा दिया जाता है, एक तरह का व्यवधान डाल दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अब वहाँ से वो गुस्साए युवा वर्ग से मिलते हैं और कहते हैं कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे, और हम अपने देश में हिंदुत्व के रहते एक गौ हत्यारे को, एक गौ माता के हत्यारा को जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी बड़ी मात्रा में दिखाया गया है, ऐसा हम नहीं होने देंगे और फिर से एक बार हम नेपाल में हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। ये इतनी बातें कहकर चले जाते हैं अपने, फिर वापस घर जहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो एजुकेशन लेते हैं नेपाल में, सॉरी अमेरिका। अब अमेरिका जाने के बाद वो अमेरिका के कुछ बड़े आला अधिकारियों से मिलते हैं, अमेरिका का सहयोग लेते हैं। अमेरिका का सहयोग लेने के बाद वो नेपाल के करीब करीब 20 से 25 वर्ष पहले जो गड़े मुर्दे थे वो उनको सामने लाते हैं पूरे सबूत के साथ, और सामने लाने के बाद वो सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के माध्यम से वो उनका पूरा व्यक्तिगत विवरण देते, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, इसमें किसका दोष है, क्या है। वो जितने युवा वर्ग थे नेपाल के, उनको सोशल मीडिया से जुड़े रहते थे और उन पे डालते थे कि हमारे देश में ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जो भी हो रहा है। अब इधर इनका बार बार वीडियो डालना और नेपाल के युवाओं को गुमराह करना, ये नेपाली गवर्नमेंट केपी शर्मा ओली को अच्छा नहीं लगता। वे बार बार इस चीज़ को मना करते, लेकिन वो ऐसी लड़ाइयाँ चलती रही, वैसे वीडियो डालते रहे। अंततः में सरकार को मजबूरी में आकर ये कदम उठाना पड़ा कि सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर को बंद करना पड़ा, और बंद करने की वजह से नेपाल में पहले से ही लोग आक्रोशित थे और रोड पे उतर आए। और रोड पर उतरने के बाद जो मंजर आजकल नेपाल में देखने को मिल रहा है, शायद ही कभी देखने को मिलेगा। इधर एक खबर और आ रही है कि जो भी इस नेपाल में हो रहा है, इसके सूत्रधार राजकुमार हितेंद्र शाह को, और हो सकता है कि अगले नेपाल के मुख्य प्रधानमंत्री या जो भी कुछ हो, या एक हिंदुत्व राष्ट्र की स्थापना करेंगे, या युवाओं के सहयोग से जो कुछ भी चल रहा है ये इनके ही कार्यभार में, इनके ही संरक्षण में चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार नेपाल में ये कब तक विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और कब तक थमेगा। कुछ जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे फ्यूचर टॉक 222 चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद।